Hello everyone, this is Priyansu. I hope you are doing well. I welcome you on a new course, Electronic Devices and Circuits, for this semester. So without any further ado, let's get started. So first of all, let's talk about the syllabus. तो जो सबसे पहला है, हम इसका सिलेबस देख रहे हैं. तो सिलेबस में आपका ये जो सिलेबस है आप इसके साइट से ले सकते हो, अपने बोर्ड की साइट से. अपार्ट फ्रॉम इट इसको मैं क्लासरूम पे डाल दूंगा ऑलरेडी, सो आप वहाँ से भी देख सकते हो. तो इसको हम सबसे पहले देखो, इसमें क्या है कि सबसे पहले रैशनल है. तो रैशनल आप पढ़ लेना. रैशनल का मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीज़न क्या है. तो एक बार इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है. हम सीधे आउटकम्स पे आते हैं, लर्निंग आउटकम्स पे. तो लर्निंग आउटकम का मतलब क्या होता है कि जब भी आप सब्जेक्ट कर लोगे ना, तो आप कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे. ओके, मतलब आप सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इस सब्जेक्ट में किस किस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे एटलीस्ट, राइट. सो जो रिजल्ट होगा वो क्या क्या होगा. सबसे पहला है कि जब आप इसको एक बारी कंप्लीट कर लोगे तो फर्स्ट जो होगा टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स. तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, इन कॉन्सेप्ट्स को आप इजीली बता पाओगे. एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स. अभी हम लोग देखेंगे लार्ज सिग्नल स्मॉल सिग्नल क्या होता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम इट डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक. ओके, जो फीडबैक्स होते हैं उसमें नेगेटिव फीडबैक कैसे होता है, क्या क्या काम होता है उसका, ऐसे ही पॉजिटिव फीडबैक कैसे होता है, क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें. उसके बाद हमारा ऑपरेशन ऑफ ऑसिलेटर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑसिलेटर्स होते हैं, उनके सबके ऑपरेशंस कैसे वो काम करते हैं. उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर्स. ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर जो होता है वो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम उसका यूज़ करते हैं, कैसे उसको हम उसका ऑपरेशन कैसे होता है, डिज़ाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे. डिज़ाइन वेरियस वेव शेपिंग सर्किट्स. मेनली हम वेव शेपिंग जो देखने वाले हैं इसमें वो डायोड के थ्रू देखने वाले हैं. तो ये सारा चीज़ हम लोग करेंगे. उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी वाइब्रेटर्स एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स. जो मल्टी वाइब्रेटर है वो बेसिकली वो भी एक एग्जांपल है ऑसिलेटर का ही. तो उसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट वेव शेप्स बना सकते हैं, वेव शेप फॉर्म कर सकते हैं. तो उसको हम लोग देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम इट ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे. तो ये सारी चीज़ का आप आंसर कर पाओगे. उसके बाद जो लास्ट है उसमें टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई. तो डीसी पावर सप्लाई होता है ना, रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई. जब हम एसी को रेक्टिफाई करके फिर उसको जो पल्सेटिंग डीसी होता है उसको एक फ़िल्टर से पास करा के फिर एक रेगुलेटेड आईसी के थ्रू और एक रेगुलेटेड सर्किट के थ्रू पास कराते हैं, तो आपको एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई मिलता है. तो उसका पूरा हम लोग डिज़ाइन देखने वाले हैं. तो ये आपका है, ठीक है. तो ये आपके आउटकम्स हैं. तो ये बेसिकली क्या होगा ना, एक चेक्स होगा. हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि हाँ हम ये समझ पा रहे हैं कि नहीं. जो इतने एटलीस्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको हमको समझना है, ठीक है. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना आपको आना चाहिए, ठीक है. अब हम चलते हैं मेन सब्जेक्ट पे. और उसका जो आपका सिलेबस है इसको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करा है. तो जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो है सिंगल एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स, राइट. तो देखो 10 पीरियड्स का है, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि 10 पीरियड्स का है, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू एच पैरामीटर इन टू पोर्ट नेटवर्क. ओके, तो ये इंट्रोडक्शन टू एच पैरामीटर इन टू पोर्ट नेटवर्क. तो सबसे पहले देखेंगे टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, ठीक है. टू पोर्ट नेटवर्क का मतलब क्या होगा ना कि हम बेसिक थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको ब्रीफ में ना कि देखो इसी पे स्क्रीन पे ही लिख दे रहे हैं. जैसे मान लो ये कोई आपका नेटवर्क है, कोई कोई भी नेटवर्क है, ठीक है. एक्चुअली मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा क्वालिटी वैसे ही हो रही होगी, कोई नहीं. ये देखो ये आपका नेटवर्क है. ये जो ए वाला सेक्शन है ना ये आपका इनपुट सेक्शन है, और ए वाला जो है सेक्शन ये आउटपुट सेक्शन है. देखो तो ये जो दो टर्मिनल्स आप देख रहे हो ना, सेट ऑफ टर्मिनल्स देख रहे हो, ए वाला और ए वाला, इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट पोर्ट, राइट. और जो ये जो बाहर की तरफ जो दो आपके दो टर्मिनल्स है ना, ए वाला और ए वाला, ये आपको बोलते हैं इसको आउटपुट पोर्ट, राइट. तो इसमें देखो दो पोर्ट हो गए, ठीक है. कितने टर्मिनल है, एक दो तीन चार, चार टर्मिनल है. और पोर्ट्स कितने हैं, दो पोर्ट हैं. एक इनपुट साइड पे पोर्ट है आपका, ये जो साइड है ना ये आपका इनपुट है बेसिकली, ठीक है. और ये जो आपका साइड है ये है आपका आउटपुट साइड, ठीक है ना. तो ये दो पोर्ट्स हैं और चार टर्मिनल है इस पर्टिकुलर नेटवर्क में. तो हम ऐसे ही मॉडलिंग करने वाले हैं. तो इसमें ना देखो जो इनपुट पोर्ट है उस पर इनपुट वोल्टेज होगा, इनपुट करंट होगा, ठीक है ना. इस पर जो इनपुट वोल्टेज होगा और इनपुट करंट होगा, ऐसे ही आउटपुट पे भी आउटपुट वोल्टेज होगा और आउटपुट करंट होगा. अब इन सारे में हम रिलेशंस देखेंगे, ठीक है ना, कि इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज इनपुट करंट, ऐसे ही सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके आपस में इंटरलिंकिंग देखेंगे. तो उसी के थ्रू हमारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं. जैसे होता है
जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, जी पैरामीटर, तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के टाइप्स हैं। तो हम जो मेनली ट्रांजिस्टर के लिए पढ़ने वाले हैं वो आपका एच पैरामीटर है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, ओके। तो इसके बाद क्या होगा कि जब हम एच पैरामीटर पढ़ लेंगे उसके बाद ट्रांजिस्टर को उसके थ्रू मॉडल करेंगे। आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में, जो आपका ईसीडी सब्जेक्ट था, तो उसी का एप्लीकेशन हम लोग इस यूनिट में देखने वाले हैं, जो ब्रॉड एप्लीकेशन है कि एम्पलीफायर्स में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीड ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। जनरली क्या होता है, एम्पलीफिकेशन का काम क्या होता है, एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि जो भी इनपुट सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करना, राइट। एम्पलीफाई इन द सेंस किस में, वो वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकता है, करंट को कर सकता है, पावर को कर सकता है, ठीक है। तो ये आखिर इसका नीड क्यों है एम्पलीफिकेशन का। और होता क्या है ना कि आप सिंगल स्टेज से, मतलब एक एम्पलीफायर सर्किट से जनरली हम बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन नहीं ले पाते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस लगाते हैं। तो उनकी कैस्केडिंग कैसे होगी, कैसे उसका इफेक्ट आएगा एक दूसरे स्टेज पे, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, सपोज करा कि आपने कई सारे एम्पलीफायर्स को एक साथ जोड़ दिया, तो ओवरऑल गेन कितना होगा ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, लाइक आरसी कपल्ड हो गया, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड हो गया, डायरेक्ट कपल्ड हो गया, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वो कैसे बिहेव करता है, ये सारा चीज़ हम लोग फर्स्ट यूनिट में देखने वाले हैं, ओके। उसके बाद सेकेंड जो यूनिट है वो है लास्ट सिग्नल एम्पलीफायर, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, एम्पलीफायर को मेनली हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में रखते हैं, स्मॉल सिग्नल एक होता है लार्ज सिग्नल। स्मॉल सिग्नल इन द सेंस क्या है ना कि जो इनपुट सिग्नल होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ इन द सेंस क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो अगर इस चीज़ को हमको एम्पलीफाई करना हो, मुझे वॉइस को एम्पलीफाई करना हो, तो प्रोसेस क्या है इसका कि मैं अपने वॉइस को एक माइक के थ्रू पास करूँगा। माइक एक बेसिकली क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, जो कि प्रेशर्स को, जो आपके प्रेशर्स हैं जिससे मैं बोल रहा हूँ, तो उससे जो प्रेशर्स जनरेट हो रहा है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वो फिर प्रोसेस होके इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर वो एम्पलीफायर को जाएगा, एम्पलीफायर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। तो जो हम कन्वर्जन करते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हम कन्वर्जन अगर करेंगे ना, तो उसका जो आउटपुट होगा, मतलब माइक का आउटपुट होता है, बहुत ही कम होता है, उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, मैग्नीट्यूड उसका बहुत कम होता है। तो इन दैट सेंस जो होगा उसके, जो हम फर्स्ट स्टेज वाला एम्पलीफायर लगा रहे हैं उसको हम लोग स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर बोलते हैं, क्योंकि इसका इनपुट बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। जो बायसिंग वोल्टेज के कंपेयर करें ना, तो उसका इनपुट जो है वो बहुत ही स्मॉल है, दैट्स वाई वी कॉल इट एज स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। हाउएवर अगर हम मान लो कि एक ऐसा एम्पलीफायर लगाएं जैसे मान लो कि आपको फाइनली कोई सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करना है थ्रू एयर, जैसे मान लो आप लोग रेडियो स्टेशन वगैरह सुनते हो, तो ये सारा प्रोसेसिंग के बाद ना एंटीना से पहले एक एम्पलीफायर लगाया जाता है जो मेनली पावर एम्पलीफायर होता है, ठीक है। तो पावर एम्पलीफायर का जो इनपुट होता है ना वो भी काफ़ी अच्छा उसका स्ट्रेंथ होता है, तो उसको हम बोलते हैं लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, राइट। तो मेनली जो आपका लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होता है पावर एम्पलीफायर होता है। तो इसमें देखो सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर्स, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग इन एम्पलीफायर्स। हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग कराते हैं, अगर आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है ना, MPTT, तो इस उसका यूज़ हम लोग इसमें देखेंगे क्या होता है। फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपके पावर एम्पलीफायर्स के, क्लास ए हुआ, क्लास बी हुआ, क्लास ए भी हुआ, क्लास सी होगा, तो ये हम सारा देखेंगे। उसके बाद एक और कैटेगरी है दैट इज़ कॉल्ड सिंगल एंडेड एम्पलीफायर्स। तो उसमें हम लोग उसका ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेशन देखेंगे कि आउटपुट पावर कितना होता है, फिर हीट डिसिपेशन कर्व देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ हीट सिंक क्या होता है, उसके बाद पुश पुल एम्पलीफायर देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री देखेंगे, तो सारा चीज़ है, ओके। नेक्स्ट हमारा यूनिट है फीडबैक एम्पलीफायर्स। आपने मे भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया ऑफ फीडबैक का, आपने जब ट्रांजिस्टर्स करा होगा तो उसमें आपने फीडबैक पढ़े होंगे। तो फीडबैक को अगर नहीं भी पढ़ा है, क्योंकि पिछले बार तो लॉकडाउन हो गया था, तो आई थिंक कि पूरा सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हो पाया था आप लोगों का, तो हम लोग इसको डिटेल में करने वाले हैं फीडबैक एम्पलीफायर्स। तो फीडबैक एम्पलीफायर्स को डिटेल में करने का सेंस ये है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीडबैक्स होते हैं। हम अगर वैसे डिवाइड करें तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग उसमें फिर वोल्टेज सैम्पलिंग होता है, करंट मिक्सिंग, करंट सैम्पलिंग, वोल्टेज मिक्सिंग, तो ये बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि जो बेसिक प्रिंसिपल होता है फीडबैक का क्या होता है। तो फीडबैक में हम क्या करते हैं ना, जो भी आउटपुट है, आउटपुट का कुछ पोर्शन ना इनपुट में फीड कर देते हैं। तो जब इनपुट में कुछ पोर्शन फीड करेंगे
जैसे मान लो कि कोई भी सिग्नल है, उसे किसी आप 2 पोर्ट में नेटवर्क पे दे रहे हो, अब उसका जो आउटपुट आ रहा है उसको हम फिर से इनपुट में फीड कर रहे हैं। तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो अगर इनपुट में हम फीड कर रहे हैं तो जो फीड कर रहे हैं सिग्नल उसका स्ट्रेंथ और जो इनपुट सिग्नल है उसका स्ट्रेंथ दोनों ऐड हो जाए। ठीक है, ऐड कब होगा? जब दोनों का फेज सेम होगा। तो दोनों जब ऐड हो जाएगा तो इफेक्टिव इनपुट आपका बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फीडबैक। और जब हम लोग उसको ऐसे फीड करें कि जो ओवरऑल इनपुट हो रिड्यूस हो जाए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में, मतलब आउट ऑफ फेज हो। जैसे मान लो कि पहला सिग्नल है जो इनपुट आप लगा रहे हो, और आउटपुट जो है उसका जो फीडबैक कर रहे हो, मतलब उसका कुछ पोर्शन लेके इनपुट में फीड कर रहे हो, अगर दोनों सिग्नल जो है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं, तो इन दैट सेंस क्या होगा कि जो इफेक्टिव इनपुट होगा वो कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव फीडबैक। दोनों के अपने अपने एप्लीकेशंस हैं। एम्पलीफायर्स में मेनली हम नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं हम लोग आगे देखेंगे। और ऑसिलेटर्स में हम लोग पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर गेन ऑफ एन एम्पलीफायर एम्प्लॉइंग फीडबैक। तो ये बहुत ही पॉपुलर है, जो आपका जो गेन होगा फीडबैक के साथ जो गेन होगा, जैसे मान लो इसको जी ऑफ एफ मैं लिखूँ ऐसे, तो ये सिंपली क्या होता है, जो गेन होगा एम्पलीफायर का 1/1 प्लस ए बीटा, ये नेगेटिव फीडबैक में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ये नेगेटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक होगा तो ये माइनस हो जाएगा नीचे, मतलब प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये फार्मूला का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे ये आया है। बीटा क्या होता है? बेसिकली फीडबैक फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, इफेक्ट ऑफ फीडबैक की नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट क्या आएगा? गेन पे, स्टेबिलिटी पे, डिस्टॉर्शन पे, बैंडविड्थ पे। ओके, उसके बाद आरसी कपल्ड एम्पलीफायर विद एमीटर बाईपास कैपेसिटर, ये देखेंगे। ये फीडबैक का ही एक एग्जाम्पल है। और ऐसे ही एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर एंड इट्स एप्लीकेशंस, आपने ये में भी करा होगा, नहीं भी करा होगा तो इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिट है साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स। 9 पीरियड्स के होंगे टोटल यूनिट। इसमें हम लोग देखेंगे यूज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। जैसे मैंने अभी पहले बताया था आप लोगों को कि जो फीडबैक होता है ना, तो नेगेटिव फीडबैक को हम लोग एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक को किस में यूज़ करते हैं? बताओ बताओ। हाँ, पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं हम लोग ऑसिलेटर्स में। तो उसको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। फिर बार्क-हासन क्राइटेरियन, ठीक है ना। तो बार्क-हासन क्राइटेरियन में बेसिकली क्या होगा कि वो क्राइटेरिया उन्होंने दिया है कि किसी भी ऑसिलेटर को, मतलब ऑसिलेट करने के लिए, किसी सर्किट को ऑसिलेट करने के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए मिनिमम। तो 2 क्राइटेरियन है, उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से डिटेल में। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स देखेंगे हम लोग। ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर, फिर हार्टले, कॉलपेट, फेज शिफ्ट, वीन विरिस, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स, उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स। और तो इसमें आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं आपको। फिर हमारा नेक्स्ट है जो 5th यूनिट है, ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर, 9 पीरियड्स का है। तो ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही एम्पलीफाई करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होगा, सारे सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। बट ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा। इसका एप्लीकेशन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको इन द सेंस, आप सपोज करो आपके पास एक रेडियो सेट है, आप एक पर्टिकुलर स्टेशन को ट्यून कर रहे हो। जैसे मान लो सपोज करो कि कोई एफएम स्टेशन है 90.1 एफएम, जैसे मान लो आपने सुनता हो ना एफएम में। तो किसी पर्टिकुलर स्टेशन को आप अगर ट्यून करते हो ना, तो क्या करेगा ये एम्पलीफायर, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही एम्पलीफाई करेगा। उस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो सिग्नल आ रहे होंगे ना, उसी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो नियर बाई फ्रीक्वेंसीज हैं वो एम्पलीफाई नहीं होंगे, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, डिस्टॉर्शंस कम आएंगे आपके सिग्नल में। ठीक है, तो उसके लिए स्पेशली यूज होता है। तो हम लोग इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आई थिंक, तो पिछले सेमेस्टर में करा होगा। तो इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा आता है क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट, 8 पीरियड का है। उसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन क्लिपर। क्लिपर का क्या होता है बेसिकली काम, कि वो क्लिप कर देता है, मतलब एम्पलीट्यूड को ना क्लिप कर देगा। क्लिप करने का मतलब रिमूव कर देता है। जैसे मान लो कि पॉजिटिव पीक क्लिपर की बात करें, तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को गायब कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये आपका सर्किट है, ये आपका इनपुट है सिग्नल, ठीक है ना, ऐसे साइन वेव है। तो जो क्लिपर का आउटपुट होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लिपर होंगे। तो अगर हम पॉजिटिव पीक को हटा दें तो केवल निगेटिव ही आएगा ऐसे करके। इसमें देखो पॉजिटिव पीक है, ये वाला जो पीक था ऐसे, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट्स में, क्लिपर सर्किट्स का है एग्जाम्पल। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके, सीरीज, शंट, ये करके। ओके, और उसके फिर बाइसिंग देखेंगे कि इसको हम
कैसे जो हम रिमूव कर रहे हैं उसको ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग इसको जीनर डायोड से डिज़ाइन करने को जीनर डायोड से इसको डिज़ाइन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू क्लैम्पर। क्लैम्पर क्या करता है, एक पर्टिकुलर जो भी इनपुट सिग्नल है उसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे शिफ्ट कर देगा, क्लैम्प कर देगा। क्लैम्प का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे उसको शिफ्ट कर देगा। और जो वोल्टेज होता है नॉर्मली डीसी वोल्टेज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे, ये डिटेल में करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, काफ़ी ईजी है। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स पे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे आपके सिलेबस का। इससे क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, इसको ऑप एम्प शॉर्ट में बोलते हैं, ऑप एम्प। इससे रिलेटेड जो आईसी है, आईसी 741 है, 8 पिन की आईसी होती है। तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग पूरी डिटेल में करेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन से रिलेटेड है ना। मतलब कोई भी सिग्नल होगा ना, उस पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे मान लो कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ये सारे ऑपरेशन से किसी भी सिग्नल से पॉसिबल हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, उसी से उसका नाम पड़ा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम उसका क्या है। फिर 741 का पिन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि 8 पिन की आईसी है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इसके टर्म्स हैं। जैसे मान लो कि लिखा हुआ डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, फिर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो दैट इज CMRR, ऐसे ही PSRR होता है, स्लीव रेट होता है, इनपुट ऑफसेट होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे वन बाय वन। उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे ऑपरेशन एम्पलीफायर का, कि इन्वर्टर के थ्रू ऑपरेशन एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टर कैसे यूज होता है, स्केल चेंजर कैसे यूज होता है, सबट्रैक्टर, एडर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटेड लॉग एम्पलीफायर, एंटी लॉग एम्पलीफायर, कॉम्परेटर, सिमेट्रिकल, सैम्पल एंड होल सर्किट्स, ये सारे इसके एप्लीकेशन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये हम लोग वन बाई वन सबको करेंगे। जो हमारा 8th यूनिट है, दैट इज़ मल्टी वाइब्रेटर सर्किट एंड आईसी जाइमर। ये भी बेसिकली आपका एक पर्टिकुलर आईसी पे ही ओरिएंटेड है, जो आईसी 555 होता है, आईसी 555 555 जो आईसी होता है, इसको हम उस पर्टिकुलर आईसी को इसमें हम डिटेल में करेंगे। और इसमें जो टॉपिक्स हमको कवर करने हैं वो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। आपने ऑलरेडी वैसे किया होगा, इसको हम लोग दोबारा करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी वाइब्रेटर्स, अस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड एप्लीकेशंस। जो है नॉर्मली 3 टाइप की जो मल्टी वाइब्रेटर्स हैं उनके एप्लीकेशंस देखेंगे और उनका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे है। बेसिक आइडिया ऑफ आईसीज, फैब्रिकेशन ऑफ आईसीज। इसमें बेसिकली आपको थोड़े बहुत आइडिया होना चाहिए कि आईसी कैसे फैब्रिकेशन होता है, क्या कौन कौन से स्टेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईसी 555 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको देखेंगे, जो 8 पिन आईसी होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे वो काम करता है, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस। उसके बाद हम 555 आईसी के थ्रू हम मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल और स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाएंगे। जो नेक्स्ट यूनिट है और लास्ट है वो है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमको एसी सिग्नल है, जैसे नॉर्मली आपके हाउस होल्ड्स में एसी सिग्नल आता है 220 वोल्ट एसी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो हमको क्या करना है, अगर उसको हमको डीसी एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, उसको एक रेक्टिफायर से पास करते हैं। तो जब रेक्टिफायर से पास करते हैं ना, तो उसमें ऑब्वियसली वो पूरा से आप फुल वेव रेक्टिफायर से जनरली पास करते हो। तो फुल वेव रेक्टिफायर से भी पास करोगे तो आपको एग्जैक्ट डीसी तो मिलता नहीं है, आपको कैसे मिलेगा, पल्सेटिंग डीसी मिलता है ऐसे करके, ठीक है। जबकि एग्जैक्ट डीसी कैसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए कांस्टेंट। तो क्या करते हैं हम ना, इस डीसी को हम फिल्टर के थ्रू पास करते हैं। जो पल्सेटिंग डीसी है, ये वाला जो आपका डीसी है, ये वाला, इसको हम फिल्टर के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। फिल्टर के थ्रू पास करने के बाद एक रेगुलेटेड आईसी लगाते हैं या फिर रेगुलेटेड सर्किट लगाते हैं, तब जाके कहीं आपको इस टाइप का डीसी सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो ये सारा जो स्टेप है इसको हम लोग अच्छे से स्टडी करने वाले हैं इन दिस यूनिट, ओके। तो उसमें क्या है, बेसिक रेगुलेटेड सर्किट बाय यूजिंग जीनर डायोड। जी पहले जीनर डायोड के थ्रू करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी पावर सप्लाई, लाइन एंड लोड रेगुलेशन हम लोग करेंगे। लाइन रेगुलेशन क्या होता है, लोड रेगुलेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड वोल्टेज, ठीक है। फिक्स वोल्टेज जो मैंने बताया कि आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ऐसे ही आईसी रेगुलेटर्स क्या क्या होते हैं, जैसे 7-8 सीरीज़ की आईसी होती हैं, 7-9 सीरीज़ की आईसी होती हैं, वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है, काफ़ी मैंने जल्दी में कवर करा है इसको। तो ये सिलेबस आपको अपने पास हमेशा रखना है, सो दैट कि हमको चेक होता रहे कि हमने क्या क्या इसमें टॉपिक कंप्लीट किए हैं।
उसके बाद लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है जो है, प्रैक्टिकल्स भी मैं ही लेने वाला हूँ। तो हम लोग जो ऊपर पढ़े हैं ना, जो इसमें से मैक्सिमम चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें लैब में परफॉर्म करी जाएगी। अगर मान लो कोई मतलब अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसमें हम नहीं कर पाते हैं फिजिकली, तो हमारे पास मल्टी सिम है। एक्चुअली क्या होता है, सिमुलेशंस होते हैं सर्किट्स के, तो कंप्यूटर पे हम उसको कर सकते हैं। उस पर जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट आपका है प्रैक्टिकल है, लिखा है प्लॉट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर एंड कैलकुलेट द बैंडविड्थ एंड कंपेयर इट विद सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। तो इसको हम लोग रादर देन कि हम फिजिकली करें, अगर पॉसिबल है तो करेंगे, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो हम उसको सिमुलेट करेंगे सिस्टम पे। मैं अपने लैपटॉप पे कर लूँगा, आपको रिकॉर्ड करके उसको फिर आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आपके सारे प्रैक्टिकल्स हैं। टू मेजर द गेन ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर एट 1 kHz, टू मेजर द वोल्टेज गेन ऑफ एमिटर फॉलोअर सर्किट, ऐसे ही प्लॉट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऑफ हार्टले एंड कॉलपिट ऑसिलेटर्स। IC555 का एप्लीकेशन है, IC741 का एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद फिर DC पावर सप्लाई, जो हमने अभी बताया कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई में है, उसमें 7805 जो है उसको यूज़ कैसे करेंगे, 712 को यूज़ कैसे करेंगे, 7905 को यूज़ कैसे करेंगे। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इजी हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले हैं। इसमें मेन है आपका एक प्रोजेक्ट भी करना है आपको छोटा सा, और वो जो प्रोजेक्ट होगा वो रिलेटेड होगा किससे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। तो जो आपकी आई थिंक 15 to 20 रुपीज़ में आपको IC मिल जाएगी, IC741। तो उसे एक छोटा स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना है। कब बनाना है, जब हम लोग यूनिट कर लेंगे तब बनाना है, ठीक है ना। क्लास प्रोजेक्ट देखो इसमें लिखा हुआ है फैब्रिकेट एनी सिंपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। सो आप सिंपल क्या कर सकते हो, एक डिफ्रेंशिएटर बना सकते हो, इंटीग्रेटर बना सकते हो, समर बना सकते हो। जो कि जैसे मान लो आप डिफ्रेंशिएटर बनाते हो तो क्या करेगा, वो इनपुट सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनपुट को स्क्वायर वेव दे रहा हूँ, तो स्क्वायर वेव का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा बताओ। स्क्वायर वेव को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे कि डिफ्रेंशिएटर कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। एनीवे आपको इसको बताना है कि स्क्वायर वेव को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। इसके जो असेसमेंट है, जैसे आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है क्लास टेस्ट होगा, होम असाइनमेंट होगा, अटेंडेंस होगा, क्विजेस होंगे, सीजनल टेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे, ये सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट चीज़ें आते हैं हम लोग रिकमेंडेड बुक्स। तो ये देखो इसका बुक कोई एक रिकमेंड हम नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, इसमें लिखा भी हुआ है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बुक, आप लोग हिंदी भी बुक पढ़ते हो तो आप हिंदी में जो चाहें वो ले लेना, सब एक ही जैसे हैं सब। तो उसमें आप जो चाहें वो ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट जो मैं रिकमेंड करूँगा वो बुक है आपका बॉल स्टैट की। उसमें पूरा सिलेबस तो नहीं है बट मैक्सिमम मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये जो बुक है 4th नंबर, ठीक है, बॉल स्टैट आप देख लेना। NN भार्गवा है, आपने मे बी फर्स्ट ईयर में किया हो NN भार्गवा से, तो फर्स्ट और फोर्थ कर लेना, ठीक है। बाकी का सारा चीज़, सारा मटेरियल आपको सारा चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे। मैं आपको क्लासरूम में पोस्ट कर दूँगा। ओके, सो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।